नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मैं कृष्णकांत ओझा। आज हम बात करते हैं शिशुओं की। मनुष्य बड़ा होता है, लेकिन जब शिशु अवस्था में, गर्भावस्था में बहुत सारे संस्कार उसके निरूपित होते हैं और शरीर की रचना भी उसी समय शुरू होती है। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ओझा। इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। जहाँ तक भारत के संदर्भ में, हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में संस्कारों की जब बात होती है तो पुंसवन संस्कार करते हैं, गर्भाधान का संस्कार करते हैं। तो इस मतलब भारत के अंदर में शिशुओं को देखभाल करने की जो परंपरा रही है, उस पर विशेष चिंता करने और विशेष रूप से उसका देखभाल करने की परंपरा रही है। एक शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में भारत की उस परंपरा को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, भारत में जो शिशुओं का पालन पोषण जब शुरुआत होती है गर्भधारण से, तो कई यहाँ की जो रीतियाँ थीं वो यहाँ के बच्चों के नैसर्गिक विकास में मदद करती थी। और जैसे संयुक्त परिवार ही आप लेते हैं, संयुक्त परिवार में जब कोई भी नई लड़की ब्याह के आती थी तो उसके खान पान, न्यूट्रिशन का, उसका मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लोग होते थे। जबकि उसको कोई तरह की चिंता होती थी या एक नए जगह में अजनबीपन का एहसास होता था तो उसको दूर करने में मददगार होती थी। ठीक कॉन्ट्रास्ट में आज क्या है? आज एक यूनिटरी फैमिली है। दोनों ही अकेलेपन और अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। और फिर एक गर्भवती महिला अपना ख्याल तो नहीं रख सकती है, खाने पीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पुराने ज़माने में दादी अम्मा लोग ही इस बात का बीड़ा उठाती थी कि इसका पोषण सही हो, इसका पोषण सही होगा तो हमारा नवजात शिशु अच्छा होगा। तो उसी समय से उसका केयर शुरू होता था। फिर जब गर्भधारण हो गया तो बच्चे का विकास के लिए भी कई तरह की न्यूट्रिशियस फूड का ज़रूरत पड़ता है। खास करके हम देखते हैं कि जो स्वाद में होता है, आप देखते होंगे कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चा हमारा ये चीज़ नहीं खाता, वो चीज़ नहीं खाता है। तो इसकी शुरुआत तो हो जाती है गर्भ के अंदर से। जो माएँ खाती हैं, बच्चे अमूमन उन चीज़ों को 6 महीने के बाद जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं, बाहरी आहार देते हैं बच्चे को, तो वो चीज़ें वो पसंद करते हैं। और जो उनकी माँ नहीं खाई रहती है वो उन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को, आपको गाजर का रस पीना पसंद है या लगता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो कि है भी, तो वो 6 महीने के बाद अगर आप देना चाहते हैं बच्चे को, तो अगर माँ गर्भाधान के दौरान अगर वो चीज़ का सेवन कर रही थी, गाजर के सेवन कर रही थी, तो उसका टेस्ट एडेप्टेबिलिटी वहीं से शुरू हो जाता है, इन यूट्रो। तो उस बच्चे में इन चीज़ों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। फिर कई चीज़ें रहती है, जैसे आयरन की कमी, एनीमिया हो गया, तो उससे प्रसव के दौरान बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, नवजात शिशुओं में मृत्यु का दर काफ़ी बढ़ जाता है। जो कुपोषित महिलाएं हैं उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये पोषक आहार की बात हुई। दूसरा आहार होता है कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच जो उनका मिलता था। और बच्चा जब पैदा हो गया तो उसको खेलने के लिए कोई उसी उम्र का सहज बर्ताव करने वाला चाहिए। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको रोकता हूँ। आजकल जो बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है, 2.5 साल या 3 साल में बच्चों को बाहर स्कूल में या प्ले स्कूल में ही भेज देते हैं। तो वो आवश्यकता भी है, क्योंकि पति पत्नी दोनों कहीं नौकरी भी कर, शहर के संदर्भ में हम बात करते हैं, गाँव में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता होती है? देखिए, बच्चों पे दबाव डालना तो सर्वथा अनुचित है। ये वो दौर है जब मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और साथ ही साथ
अगर उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ा तो उनके विकास में बाधा आती है। तो 2.5 साल 3 साल में चूंकि आपको फुर्सत नहीं इस बात के लिए, बच्चे को स्कूल में डाल दें और एक ऐसी जगह पर डाल दें जहां उनके ऊपर किताबों का बोझ डालना शुरू हो जाए, तो उनका विकास अवरुद्ध होगा। फिर आज हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों में ऑटिज्म की समस्या बढ़ रही है। लोग, पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं बच्चे को, उससे बच्चे खेलते रहते हैं। अब उससे कई तरह की मानसिक विकृतियां पैदा हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अस्पताल में हर महीने काफी ज्यादा संख्या में बच्चे आजकल आ रहे हैं जो इन दबावों के चलते, इन जैसे मोबाइल वॉचिंग के चलते कई तरह के मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और उनका भर्ती करके इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि ऐसा मेरा बच्चा क्यों कर रहा है। उनको लगता है कि ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवा दी जाएगी, इंजेक्शन दी जाएगी और उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी का कारण तो कुछ और है। अब उस कारण को अगर हम एड्रेस करते हैं तो इसमें टाइम लगता है, तो इसमें कई बार पेरेंट्स नाराज भी होते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनको समझाना पड़ता है। जब वो समझ पाते हैं तो बच्चों में उस आदत को छुड़ाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल सेशंस की जरूरत भी पड़ती है, और कई केसेस में दवाओं की भी जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों, मतलब अभी एक पिछले दिनों में देख रहा था डाटा कि 100 में से 25 बच्चे ऐसे, 25 बहुत बड़ी संख्या है, जो चिड़चिड़ा हो रहा है, स्वभाव से चिड़चिड़ापन उनके अंदर में आ रही है। और ये बड़े विद्यालयों के जो संस्थान है, उनका प्रबंधन है, इसको नोटिस कर रहा है। और बड़े विद्यालयों में जब इस प्रकार की बात हो रही तो छोटे विद्यालयों की तो और गंभीर स्थिति होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए विद्यालयों में? विद्यालय में जो नोटिस किया जा रहा है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जा रहा है, एग्रेसिव हो जा रहा है, और ख़ास करके 1st या 4th क्लास 5th क्लास तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए, सीधा सीधा इसका जो संबंध है वो है कि बच्चों का जो आसपास का वातावरण है उसे आप स्वस्थ रख पाते हैं या नहीं रखते हैं। तो हम लोगों को उसी उम्र के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाना होगा बच्चों का, जिसमें कि सारे बच्चे अपने हिसाब से बातचीत करें। बड़ों के बातचीत करने का ढंग और बच्चों के बातचीत करने का ढंग, उनके इंटरैक्ट करने का ढंग, उनकी भावनाएं बहुत जल्दी उसी उम्र के बच्चे को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बड़ों को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो आजकल एपिडेमिक फैल गया वो मोबाइल का। स्क्रीन टाइमिंग में हम सोचते हैं कि मोबाइल नहीं देख रहा है, लेकिन बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा होता है तो उस समय टीवी देख रहा होता है। तो ये स्क्रीन टाइम को कम करना है, और 2 साल के नीचे तो बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम 0 रखना है। उसके बाद भी 1 ही घंटा आप स्क्रीन टाइम रखिए। तो ये बहुत जरूरी है कि स्क्रीन टाइम आप लिमिट करें। फिर न्यूट्रिशन का, जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि 6 महीने के बाद अगर आप आयरन सप्लीमेंट देने की जरूरत है, या फिर शुरुआत से ही विटामिन डी सप्लीमेंट देने की जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है। कई बच्चों को जन्मजात स्क्रीनिंग का जरूरत है, हाइपोथायराइडिज्म का। तो ये अभी तक हमारे यहाँ उतने लार्ज स्केल में हो नहीं पाया है। इन सब पे काम करने की जरूरत है। ये कैसे होगा? लगातार जांच करना पड़ेगा। जैसे जो विकसित देश हैं वहां तो हर बच्चे के लिए थायराइड का टेस्ट कराते हैं। तो जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है उसको मजबूत करना होगा। फिर माओ के बीच में इस बात का प्रसार करना होगा कि माँ का दूध सर्वोत्तम है और 6 महीने तक आप माँ का दूध पिलाएं। फिर हम लोगों को देखना होगा कि 6 महीने के बाद उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दें, और कुछ जैसे मैंने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट अगर उनको दिया जाए, प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, अतिरिक्त दबाव ना बनाया जाए पढ़ाई लिखाई का, तो फिर इससे हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ बच्चों का निर्माण कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में जो बिहार पिछड़ा माना जाता है, यहाँ 2 प्रकार के हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं? हमारे गांव में जो समस्या है वो, जैसे कि अब आप 6 महीने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कॉमन पाई जाती है। लेकिन शहरों में क्या है कि मोबाइल, स्क्रीन टाइम, ये सब के चलते मानसिक तरह की विकृतियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो शहर में तो माँ बाप जागरूक हैं, वो आयरन ड्रॉप दे देते हैं,
विटामिन डी दे देते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन गाँवों में ये सप्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम लोग लैक करते हैं। गांव में एक एडवांटेज है कि उनका आसपास का एनवायरनमेंट, ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार हैं, तो वो विकृतियां कम, लेकिन शारीरिक कमजोरी वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर Thank you. साहब ने बताया कि गांव में रहने वाले बच्चों के सामने भी कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं होती हैं न्यूट्रिशन को लेकर के, जो सूक्ष्म न्यूट्रिशन है उसको देना चाहिए। और शहर में चूँकि बच्चे होते हैं, एकल परिवार होता है, तो वहाँ उस प्रकार के वातावरण नहीं मिल पाते हैं, संगति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बच्चे थोड़ा सा उनमें उदासीपन कहिए या मेंटल कुछ प्रॉब्लम की संभावना होती है, देखी जाती है। इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग एक प्रयास करके, जागरूक होकर के हम इस समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। बीमारी हमसे दूर रहे, बीमार हम नहीं पड़े, इस प्रकार का हमारे अंदर में चेतना होनी चाहिए और व्यवहार भी उस प्रकार का होना चाहिए। बच्चों को समझना होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। किसी भी राष्ट्र के महान बनने में बच्चों की भूमिका होती है, वही कल के नागरिक हैं। नमस्कार।